तो ऐसे फिजिक्स देखने की कोशिश करा करो, तब मजा आएगी। तो जो बाहर से फोर्सेस लग रही, अब m1 और m2 के लिए m3 बाहर वाली बॉडी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स हो जाएगी F अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 19। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वाले लेक्चर में, क्या पढ़ रहे थे? कॉन्टैक्टिंग बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। तो हम लोगों ने 2 ब्लॉक सिस्टम देखा था और उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। आज बच्चों उसी के कंटिन्यूएशन में हम क्या करने वाले, 3 ब्लॉक या 3 से ज़्यादा ब्लॉक अगर रखी हो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पाइल्ड अप भी हो, मतलब एक के ऊपर एक रखी हो। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साइड वाइज अटैच है, अब एक के ऊपर एक रखी हो तब कैसे करोगे क्वेश्चन। तो पहले तो 3 ब्लॉक या उससे ज़्यादा ब्लॉक वालों को देख लेते हैं, ठीक है। तो चाहे 3 ब्लॉक हो बच्चों, चाहे 4 ब्लॉक हो, 5 ब्लॉक कांटेक्ट में हो, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, तो कॉन्सेप्ट वही सारे रहेंगे, बस यहाँ नंबर ऑफ कांटेक्ट रिएक्शन या फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसी केस को अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पर देखो m1 m2 m3 3 ब्लॉक हैं, इनके मासेस है m1 m2 m3। तो m1 और m2 के बीच में मान लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स होगी n1, ठीक है, n1। और m2 और m3 के बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगी n2। अब बच्चों एक काम करना, जैसे मैंने तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना दिया, आप ऐसे बनाने के बाद भी जब अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो आप इन n1 n2 को ऐसे मत दिखाना। बात समझ में आ रहा है कि एक ही दोनों डायग्राम बना के चिपका के दिखा दिया और फिर आप n1 को दिखाने लगे, ऐसा मत करना। वो तो मैं समझाने के लिए कर दी हूँ। तो एक तो सबसे पहला डायरेक्ट केस हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट केस में हम लोग करते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स हो जाएगी F अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो डायरेक्टली हम यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं। कह दोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर अलग अलग करके देखा जाए तो बच्चों देखो यहाँ 3 बॉडीज हैं, तो कैसे कैसे अलग कर सकते हो, या तो 1 2 3 तीनों को अलग अलग कर दो, 2 को एक साथ ले लो, 1 को अलग कर दो, इन 2 को एक साथ ले लो, 1 को अलग कर दो, ऐसा कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन हम लोग को समझने के लिए पहले मैं अलग अलग बॉडीज करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 तीनों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर, पहले एक मास m1 ले लेते हैं, फॉर m1 के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में सारी फोर्सेस। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या है, ये m1 है, ठीक है, m1 इस डायरेक्शन में फोर्स आ रही है F, और इधर से इसके ऊपर एक एक्शन लग रहा है क्या, n1, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है a। तो न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो F माइनस n1 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट मानने की जरूरत नहीं है, वो तो अलग तरीके से हमने निकाला है, चलो ठीक है। खैर इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इसको देखो एक बार फिर m2 पे लगाते हैं। अब अगर हम m2 के लिए सेम वही चीज़ें अप्लाई करें, फॉर m2 फोर्सेस दिखाएं अगर m2 पे जो जो लग रही हैं, तो ये हो गया बच्चों आपका m2, ठीक है। और m2 का भी एक्सेलरेशन क्या है, a है। इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर इसका रिएक्शन आएगा कि नहीं। तो ये n1 आ रहा है इसके ऊपर, देखो कॉन्टैक्ट में है, इधर आया n1, तो इसका अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन n1, ठीक है। तो ये हो गया n1। और m2 किसके कांटेक्ट में, m2 m3 के भी कांटेक्ट में है। तो देखो ये n2 इसके ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, कह दोगे सर बिल्कुल आएगी। तो ये हमने दिखा दी इसके ऊपर n2। अब फिर से यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगी n1 माइनस n2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हो जाएगा कि नहीं, ये इक्वेशन मान लो थर्ड, ठीक है। कह दोगे सर ये तो समझ में आ गया। और इसके बाद अब फिर उसी तरीके से फॉर m3 के लिए लगाओ। तो m3 के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका m3, ठीक है, m3। अब m3 के ऊपर देखो एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, इस m2 का रिएक्शन n2, ठीक है। तो ये हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ये n2। देखो सिमिलर जैसे 2 ब्लॉक में करते थे वैसे 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक सब में वही करेंगे। यहाँ पर नेट फोर्स कितनी है, n2, और मास कितना हो जाएगा m3 इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब कहोगे सर क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी आपको नोन मान लो दे दिया जाएगा, इसमें कुछ
फोर्स दे दी गई m1 m2 m3 दे दिया गया, तो आपसे पूछ लेंगे एक्सेलरेशन बताओ। तो अगर एक्सेलरेशन पूछा गया तो वो डायरेक्टली भी बता सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट फोर्सेस पूछी जाने लगी तो आपको अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फोर्सेस दिखानी पड़ेंगी। तो आपको एक तो इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन और इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से n1 और n2 पता करना है। तो देखो अगर हम n2 की वैल्यू m3a इस वाली इक्वेशन में रख दें तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा n1 माइनस n2a, कितना है n2 कितना हो जाएगा m3a इज इक्वल टू m2a, हो जाएगा कि नहीं। अब कहोगे सर इस वाले में एक्सेलरेशन हमको पहले से ही पता चल चुका है, मास की वैल्यू रख देंगे जो दी होगी n2 पता चल जाएगी, तो n2 तो पता चल जाएगा, n1 पता करना है। तो n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये m3 उधर ले जाओ तो m3 प्लस m2 एक्सेलरेशन। तो देखो आपको n1 भी पता चल गया, n2 भी पता चल गया, n2 यहाँ से पता चल गया और n1 भी पता चल गया। आप कहोगे कि सर एक काम ये भी कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई भी कर लें कि वो सही है कि नहीं। तो अगर इक्वेशन सेकंड में हम n1 की वैल्यू अप्लाई कर दें, n1 कितना है ये, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में अगर f माइनस n1 कितना हो जाएगा m3 प्लस m2a इज इक्वल टू कितना है m1a। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ये पूरा टर्म उधर लेके जाऊं तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3a, और यहाँ से जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा f अपॉन ये वाली वैल्यू। तो देखो जो हम लोगों ने पहले वाले केस में निकाला था कहाँ गया, ये वो सेम आ रहा है कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट देखो और यहाँ देखो, अगर इसको नीचे लेके जाओ तो f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, तो यानी कि हमने जो मैकेनिक्स अप्लाई करी वो एकदम सही है। इसको देख लो एक बार शुरुआत से। अब कोई बच्चा अगर एक डाउट आ रहा है कि सर आपने बोला कि हम किसी भी दो बॉडीज को कंबाइन करके भी बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक चीज़ ध्यान से समझो, यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने तीनों का अलग अलग बना दिया। मान लो मैं इन दो बॉडीज का कंबाइन करके बनाता हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बताता हूँ, एक चीज छोटा सा देख लो, क्या इफ वी मेक कंबाइंड फोर्स डायग्राम। आप कहोगे सर फ्री बॉडी डायग्राम क्यों नहीं लिख रहे हो। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली में है नहीं है फ्री बॉडी, क्यों, क्योंकि हमने सारी फोर्सेस नहीं दिखाई, हमने जो ग्राउंड से फोर्सेस आ रही हैं उनको नहीं दिखाया। इफ़ वी मेक कंबाइंड फोर्स डायग्राम ऑफ m1 एंड m2, ठीक है। लेकिन मैं समझाने के लिए जल्दी में बोल दे रहा हूँ FBD बना रहे क्योंकि आपको समझ में आ जाए। m1 और m2 को एक साथ ले लेते हैं बच्चों, तो m1, ठीक है, और साथ में क्या है, ये m2 लगा हुआ है। आप कहोगे सर ये m1 है, ये m2 है, और फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, फोर्सेस लग रही हैं बच्चों, देखो इधर लग रही है F और इधर कौन सी फोर्स है। अब कुछ बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, n1 को दिखा देंगे। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, जब दोनों को कांटेक्ट में ले आए तो n1 तो कैंसिल आउट हो गई, इंटरनल फोर्सेस बन, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका सिस्टम m1 और m2 है। तो जो बाहर से फोर्सेस लग रही, अब m1 और m2 के लिए m3 बाहर वाली बॉडी है, तो इससे कौन सी फोर्स आ रही है, इससे n2 आ रही है, तो यही फोर्स अप्लाई कर दो, तो F और ये हो जाएगी n2, हो जाएगी कि नहीं। तो इस पर अगर मैं एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a है, इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊं तो F माइनस n2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, हो जाएगा कि नहीं। कह दोगे सर वाह, इससे तो और जल्दी आंसर आ जाएगा। और अगर मैं m3 का अलग से बना दूं, क्या, फोर्स डायग्राम, तो m3 का देखो बना चुके हैं हम लोग, n2 इस डायरेक्शन में लग रही है और a इस डायरेक्शन में, तो n2 कितना आ रहा था, m3 है, देखो ये a है और इस डायरेक्शन में n2 है। तो इस केस में अगर मैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करूं तो n2 कितना आ रहा था, n2 आ रहा था m3 इंटू a, आ रहा था कि नहीं। अब यहाँ पर अगर ये वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो F माइनस m3a इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 प्लस m2, अगर ये टर्म उधर ले जाऊं, प्लस m3a। देखा बच्चों जादू।
दो ब्लॉक को भी कंबाइन करा तब भी आंसर सेम आ रहा है। देखा, समझ में आया? कहते सर ये तरीका तो ज़्यादा सही। अब ये तरीका सही है, लेकिन अगर N1 पूछा जाता तो तुम फिर यहाँ पर परेशान हो जाते, N1 नहीं निकाल पाते ना। देखा, इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया? तो हाँ सर मज़ेदार तो है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3 blocks of masses 1 kg, 4 kg and 2 kg are placed on a smooth horizontal plane as shown in figure। ठीक है, स्मूथ की बात कर दी तो ऑब्वियस सी बात है हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फाइंड, पहला द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो भैया एक्सेलरेशन पूछ लिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, द नॉर्मल फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक, तो 1 kg और 4 kg के बीच में नॉर्मल फोर्स अगर हम N1 मान ले तो N1 भैया पूछी जा रही है। ठीक है, और तीसरा क्या पूछा जा रहा है, तीसरा पूछा जा रहा है द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेट फोर्स क्या कॉन्टैक्ट फोर्स पर, नेट फोर्स यानी कि 2 kg पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो ये मान लेते हैं हम N2 है। अब ये बात मत समझना कि N2 निकाल लोगे बस आंसर आ जाएगा, अभी नहीं, अभी समझते हैं पहले फिर बताता हूँ। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं, पहला वाला क्या है, पहला वाला पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा, नेट फोर्स, नेट पुशिंग या पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब बहुत बच्चे यहाँ क्या करेंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में अलग क्या कर दिया है कि इस ब्लॉक पे 120 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा दिया और उधर 50 न्यूटन लगा दिया। नेट फोर्स उस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, 120 माइनस का 50, तो 70 न्यूटन आया। तो यानी कि 70 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। बात समझे? तो यहाँ पर नेट पुशिंग फोर्स क्या हो जाएगी, 120 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 50। ठीक है, और टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 1 + 4 + 2। ये बच्चों वैल्यू आएगी, ये आएगी 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 70/7। ये आ जाएगा कि नहीं? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों एक आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक आंसर आपका तुरंत आ गया, इसको देख लो। अब ये 7 1 ये सब तो नहीं बताना पड़ेगा ना ये। ठीक है, देखा। अब हम लोग फिर वही करते हैं, एक एक ब्लॉक को लेकर चलते हैं। तो 1 kg के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फॉर 1 kg, फॉर 1 kg। तो 1 kg के लिए अगर हम सारी फोर्सेस दिखाएं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो ये तो हो जाएगा 1 kg। इस डायरेक्शन में फोर्स आ रही कितनी, 120 न्यूटन आ रही है कि नहीं, और इस पे इधर से एक रिएक्शन लग रही है N1, और यहाँ एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, A हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर फिर से लगा दो न्यूटन सेकंड लॉ, तो 120 नेट फोर्स 120 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 1 इंटू A हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 120 माइनस N1 इज इक्वल टू A, और A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि A तो निकाल चुके हो ना। एक्सेलरेशन कितना है, 10 भाई, 1 इंटू A हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो N1 अगर 10 उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 10 इज इक्वल टू 110 न्यूटन। तो एक आंसर बच्चों आपका ये आ गया। N1 कितनी आ गई, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 4 kg कितनी आ गई, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 4 kg, ये आ गई 110 न्यूटन। एक आंसर ये मिल गया, और एक्सेलरेशन आपका आ गया सिस्टम का कितना, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब तीसरा पार्ट कह रहा है द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले हम 2 kg ब्लॉक के लिए फॉर 2 kg क्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 kg के लिए हम लोग इस पर फोर्सेस दिखाते हैं। तो ये देखो 2 kg है यहाँ पर, इसके लिए बना देते हैं। कह दोगे सर आपने 4 kg का क्यों नहीं बनाया, उसकी ज़रूरत बच्चों है नहीं, बनाने को तुम बना सकते हो, जिससे आसानी से आंसर निकले वो करो। ठीक है, अब 2 kg पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, 2 kg पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में N2, देखो N2 आ रही है इसके ऊपर, और इस डायरेक्शन में 50, तो ये हो जाएगी N2, ये हो जाएगी कितनी 50 न्यूटन, और एक्सेलरेशन इसका कितना है, इस डायरेक्शन में है A, तो यहाँ पर भी लगा दो न्यूटन सेकंड लॉ। तो N2 माइनस 50 इज इक्वल टू मास, यानी मास इंटू A हो जाएगा कि नहीं। और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 10 है कि नहीं, अभी हम लोगों ने निकाली, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो N2 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, तो ये N2 की वैल्यू आ जाएगी 50 + 20 70 न्यूटन। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कह देंगे सर ये आंसर है। अरे भैया नेट फोर्स पूछी गई है,
तो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक कितनी है, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक कितनी है, ये देखो नेट फोर्स तो इतनी है ना आपकी, इधर वाली फोर्स सारी फोर्सेस को जोड़ो तो N2 माइनस 50, यही तो है नेट फोर्स, N2 माइनस 50, N2 कितना है आपका, N2 है 70 माइनस 50, तो ये आंसर आ जाएगा आपका बच्चों 20 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है 2 kg वाली ब्लॉक। बात समझे कि नहीं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर 4 kg का ले लेते तो N1 N2 यहाँ से भी तो N2 निकल आती बच्चों, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं निकल ले, लेकिन जहाँ से आसानी से लगा मुझे वैसे सॉल्व कर दिया, तुम जैसा सॉल्व करना हो वैसे सॉल्व करो, ठीक है। तो ये देखो 20 न्यूटन आंसर आ गया, तो ये तीसरे वाले का आंसर कितना आया, 20 न्यूटन, ये देख लिए। इसको देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, इसको देख लो पहले एक बार, पॉज करके लिख लेना, ठीक है, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। बताना ये भूल गया हूँ बच्चों कि जरा हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, जो N1 N2 की वैल्यू आ रही। एक बात बताओ बच्चों, अगर इस M1 के सामने, इस वाली ब्लॉक के सामने M2 और M3 ना होता और मैं फोर्स लगाता, तब तो आसानी से एक्सेलरेट हो जाती। यानी M2 और M3 दोनों कंबाइन होके इसके ऊपर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, तो N1 में M2 और M3 दोनों का पार्ट आना चाहिए। भाई इसके सामने 2 ब्लॉक है, दोनों का पार्ट आना चाहिए, तो इसीलिए देखो बच्चों N1 की वैल्यू कितनी आ रही है, N1 की वैल्यू आ रही है M2 प्लस M3 इंटू है, आ रही कि नहीं, उसके सामने वाली 2 ब्लॉक। अब यहां पर देखो M2, ये जो M2 है इसके सामने कौन सी ब्लॉक है, इसके सामने M3 है, तो अगर मैं इधर से फोर्स दे रहा हूं फोर्स, तो इसके रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस M3 प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ रहे हो। तो जो N2 है उसमें M3 का कंपोनेंट आना चाहिए, तो देखो आ भी रहा है, N2 कितना आ रहा है, M3 है। बात समझे कि नहीं। तो ऐसे फिजिक्स देखने की कोशिश करा करो, तब मजा आएगी। सिर्फ न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर ही लोगे, इतना आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले, न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। मैकेनिक्स तो आप लगा लोगे, लेकिन उसको समझने का भी प्रयास करो, तब मजा आएगी, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, ब्लॉक्स पाइल्ड अप वर्टिकली। मतलब अभी तक क्या देख रहे थे कि ब्लॉक एक के बाद एक रखी हुई है हॉरिजॉन्टल सर्विस, अगर एक के ऊपर एक रख दें तो यहाँ पर 2 ब्लॉक्स का सिस्टम है, और मैं मान लेता हूँ इसका मास है M1 और इसका मास है M2, ठीक। ऐसे बच्चों जब क्वेश्चन आए तो एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाना। टॉप टू बॉटम का मतलब है सबसे पहले अगर तुम फोर्सेस दिखाओ तो सबसे ऊपर वाली ब्लॉक पर दिखाओ, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, अगर 2 से ज़्यादा है। बात समझ लो। कहते हो कि सर ऐसा क्यों, अभी सब समझ में आ जाएगा। तो इसका मास M1 है, इसका मास M2। अभी ये मत पूछना कि सर ये एक्सेलरेट नहीं हो रही है क्या, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं जा रही, उसको अभी भूल जाता है। मान लो सिर्फ रखी हुई है, अगर सिर्फ रखी हुई है, मान लो रेस्ट पे है या मोशन होगा तो बाद में देखा जाएगा। अगर मैं इसका M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, किसका, M1 का, तो फॉर M1, ठीक है, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये हो गया M1, इसका वेट क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ M1G आ जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, उसको हम लोग N1 मान लेते हैं, कह दोगे सर बिल्कुल लगेगी। तो N1 हो गया M1G। यहाँ से अगर ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है, मान लो पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो N1 क्या हो जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम, या हम लोग इक्विलिब्रियम छोड़ो, न्यूटन सेकंड लॉ देखें तो नेट फोर्स अगर रेस्ट में है तो कितनी होनी चाहिए, 0। तो ऊपर वाली को अगर पॉजिटिव मान ले तो N1 माइनस M1G क्या हो जाएगा, N1 माइनस M1G, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1 इंटू G। बात समझे, ये आ गई आपका एक रिएक्शन। अब बात आप शान से समझ जाए, जैसे वहां पर कांटेक्ट ऐसे था हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर कांटेक्ट क्या है, इस पॉइंट पर है, तो जो नॉर्मल फोर्स होगी वो एक ऐसे लग गई N1, भाई M2 की वजह से एक एक्शन आया N1, और M1 की वेट की वजह से इसके ऊपर आ गया एक रिएक्शन, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये आ गया N1, इसके ऊपर इसका रिएक्शन नीचे वाले ब्लॉक का, और इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन N1 आ गया, ये M2 है। तो मैंने क्या दिखाया, M1G नीचे की तरफ वेट दिखा दिया और N1 ऊपर की तरफ। मैं बार बार बता चुका हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसको तुम इसी पॉइंट पे दिखाओ, वो जैसे भी समझ में आ रहा हो, बस फोर्स का डायरेक्शन मत चेंज कर देना। N1 ऊपर जा रही है तो ऊपर ही, और फोर्स वही दिखाना जो बॉडी पर लग रही हूँ, ना कि जो बॉडी के द्वारा लगाई जा रही हूँ। अब फिर मैं कहूँगा, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया, क्या N1 और
वेट एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं बच्चों, एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं एक्ट करते हैं, मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। तो N1 आपको पता चल जाएगा। अब M2 के लिए आप ड्रॉ करो, तो फॉर M2, अब यही बच्चे गलती करते हैं और बहुत ज्यादा गलती करते हैं। वो क्या करेंगे, वो इससे M2 बनाएंगे, मस्त, क्या है सर M2 बन गया, इसके ऊपर लगा देंगे, इसका वेट जाएगा नीचे की तरफ, जाएगा कि नहीं, M2G, वेट नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, अगर ये अर्थ पे रखे हुए। और इस पे एक रिएक्शन हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये भी तो कांटेक्ट में है, तो इसके ऊपर एक रिएक्शन ऐसे जाएगा N2, और इसका एक्शन इस सरफेस पे कितना होगा, इस सरफेस पे होगा N2, इस तरीके से होगा। अब क्या करेंगे बच्चे करेंगे क्या कि भैया N2 तो दिखा देंगे, N2 तो दिखा देंगे, मस्त N2 दिखा देंगे, ये वाला। अरे एक बात बताओ, जो ऊपर से इस वाले ब्लॉक का इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा क्या, इसका वेट इस पे लग रहा है कि नहीं? तो अब वेट मत दिखाने लगना, वेट किसकी वजह से आ रहा है, इस कॉन्टैक्ट की वजह से। N1 इसके ऊपर लगा तो इसका इक्वल एंड अपोजिट M2 पे लग रहा है नीचे की तरफ। अरे जैसे पहले करते थे वही सब करना है। तो ये देखो N1 आ गया कि नहीं, बात समझे कि नहीं? अब इस केस में क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स देख लो 0 होनी चाहिए, सिग्मा F कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि रेस्ट में है। तो ऊपर वाली अगर पॉजिटिव ले लें सारी, तो N2 माइनस N1 नीचे की तरफ है, N1 और ये भी नीचे की तरफ है, तो N1 और M2G ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? तो N2 कितना आ जाएगा, N2 आ जाएगा N1 प्लस M2G, और N1 हम निकाल चुके हैं जो कि है M1G प्लस M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2G, ठीक है। अब बच्चों हम लोग फिजिक्स से समझते हैं, ये तो मैथमेटिक्स हमने लगा ली। तो देखो हमको नॉर्मल रिएक्शन अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिटवीन M1 M2 बताओ, तो वो भी बता देंगे M1G, और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस पूछा जाए तो ये भी बता देंगे N2। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ी फिजिक्स से समझते हैं। फिजिक्स ये है कि जरा ये वाली सरफेस देखो, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है उस पॉइंट का, अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दे दूं, कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पे अगर आपसे कहा जाए कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ, तो इसके ऊपर कितनी ब्लॉक है, एक ही तो ब्लॉक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे फोर्स आ रही है N1, वो M1G क्यों आ रही है, क्योंकि एक ही ब्लॉक है। अगर मैं इस पॉइंट पे कहूं पॉइंट Q पर बताओ, तो पॉइंट Q पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इस सरफेस के ऊपर कितनी ब्लॉक जा रही है, इनका कितनी ब्लॉक्स का वेट है, M1 है और M2 दोनों है। तो इसीलिए तो देखो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, M1 प्लस M2G, यानी दोनों ब्लॉक का वेट आ गया। बात समझे कि नहीं? देखो इंटरेस्टिंग था कि नहीं था ये, क्या दोगे सर? बिल्कुल। अब बच्चों एक हम जनरल केस समझ लेते हैं, ये तो रेस्ट में था पूरा सिस्टम। अगर मान लो इस पूरे सिस्टम को किसी मान लो लिफ्ट में रख दें और इसको ऊपर और नीचे एक्सेलरेट करें, बात समझे? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि रेस्ट में नहीं, अब पूरी सिस्टम जो है वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो उस केस में बच्चों याद करो हम लोगों ने क्या करा था, लिफ्ट के केस में हम लोगों ने एक इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकाला था कि जब ऊपर जा रही होगी तो जी में प्लस एक्सेलरेशन हो जाता है, और नीचे आ रही होगी तो जी में माइनस एक्सेलरेशन हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? या अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ऊपर एक्सेलरेट कर दूं तो इसको लगेगा कि वेट हमारा बढ़ गया है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं एक यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, पहले ये समझ लो फिर उसके बाद जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है? तो 2 ब्लॉक सिस्टम समझ में आ गए। जनरल स्टेटमेंट हम लोग 3 या 4 ब्लॉक पढ़ लें उसके बाद समझते हैं। अब ये देखो ये क्या है, 3 से ज्यादा ब्लॉक यहां पर पाइल्ड अप है, 1 2 3 4। बच्चों कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत सिंपल यहां पर भी है। बस एक काम हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी पॉइंट P पर, ये जो 2 कॉन्टैक्ट सरफेस है, पॉइंट P पर पूछा जा रहा है हमें नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितनी है या कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो गया मास M1 मान लेते हैं, ये हो गया M2, ये हो गया M3 और ये हो गया M4, ठीक है? और टॉप टू बॉटम जाना है हमें, तो इन दोनों के बीच में हम लोग मान लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है, N1, ठीक है? इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है, N2, ठीक है? और इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है, N3। हमें N3 ही पता करनी है, N4 दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं गया है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट फोर्स N3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है?
ये पता करनी। अब फिर वही बात है, टॉप टू बॉटम जाना है हमें। अब ये रेस्ट पे है मान लो असेंबली पूरी, तो फॉर M1 के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों, बार बार मैं लिखूंगा नहीं या लिख ही देता हूँ, परेशान हो जाओगे। फॉर M1, तो M1 के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इसका वेट किधर लग रहा है, वेट लग रहा है नीचे की तरफ M1G, और इसके ऊपर एक रिएक्शन आ रहा है N1, तो N1 की वैल्यू क्या आ गई, N1 हो गया M1G भाई, नेट फोर्स 0, तो N1 ऊपर वाली इज इक्वल टू नीचे वाली, ये हो गया आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसी तरीके से फॉर M2, अब बच्चों मैं जल्दी जल्दी करूंगा, आप भी जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना। M2 पर फोर्सेस कितनी होंगी, जल्दी बताओ। M2 पर नीचे की तरफ एक वेट लगेगा M2G, और नीचे वाली एक रिएक्शन N2 आ रही है, इसके ऊपर आ रही है कि नहीं, प्लस ये जो ऊपर वाला बॉडी थी मास M1, इसका भी तो नीचे की तरफ N1 रिएक्शन आ रही है कि नहीं, तो एक N1 नीचे की तरफ लगेगी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली यहां पर ऊपर वाले का वेट दिखा देंगे उसके ऊपर रखा हुआ, वो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी N1 M1G के बराबर है। एक्शन रिएक्शन दिखाओ, कॉन्टैक्ट पे हमेशा एक्शन रिएक्शन दिखाओ, ठीक है। तो ये देखो यहां पर भी नेट फोर्सेस 0 कर दो, ये सारी नीचे वाली N1 M2G और ऊपर वाली ये जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 माइनस M2G इज इक्वल टू 0, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 प्लस M2G, और N1 आप निकाल चुके हो, N1 कितना है M1G, तो ये वैल्यू पुट करोगे तो N2 कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2G आ जाएगा कि नहीं। तो ये आपको N2 पता चल गया, ये N1 पता चल गया, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड मान लो। कह दो कि सर ये सब पता चल गया है, अब M3 के लिए बना लेते हैं, ठीक है। इसको देखो जल्दी से, देख लिया, फॉर M3 तो बच्चों M3 के लिए कर लेते हैं M3, ठीक है। इसका वेट नीचे की तरफ M3G, और ऊपर की तरफ कितनी रिएक्शन है, ऊपर की तरफ इस पर रिएक्शन आ रही N3, और इसके ऊपर कौन सी ब्लॉक रखी थी M2, ठीक है। तो उसका नीचे की तरफ N2 आ रहा है कि नहीं, ये देखो वेट नीचे की तरफ, एक रिएक्शन ऊपर की तरफ नीचे वाली ब्लॉक से और एक ऊपर वाली ब्लॉक से, तो वो सब हमने दिखा दिया। बच्चों पता है ऐसे क्वेश्चन में गलती ना करो, उसके लिए एक चीज़ और देखा करो कि जो बॉडीज हमने इससे हटा दी हैं क्या उनका इफेक्ट दिख रहा है इस पर, बिल्कुल दिख रहा है भाई। देखो N2 में पूरी दोनों बॉडीज हैं, M1 और M2 दोनों हैं, तो यानी कि इसके ऊपर की दोनों बॉडीज आ गई इसमें। तो जब हम M3 को ड्रॉ कर रहे हैं तो N2 आ रहा है, N2 अपने आप M1 और M2 को ले रखा है, और नीचे वाली जो बॉडी है उसका देखो हमको N3 ऊपर की तरफ दिख ही रहा है, तो यानी सारी बॉडीज का इफेक्ट इसके ऊपर दिख रहा है। तो अब यहाँ पर फिर से लगा दो, तो क्या हो जाएगा N3 माइनस N2 माइनस M3G इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 होगी कि नहीं रेस्ट में अगर, तो N3 कितना हो जाएगा, N2 प्लस M3G हो जाएगा कि नहीं। और N2 आप लोग निकाल चुके हो, N2 कितना आया है, N2 आया है M1 प्लस M2 इंटू G, तो ये वैल्यू पुट कर दो M1 प्लस M2 इंटू G प्लस M3G, ठीक है। N3 की वैल्यू आ गई, तो N3 कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका क्या है आंसर। अब मान लो N4 पूछा होता ये वाला, तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते, M4 के लिए ड्रॉ कर देते, वो तो पूछा नहीं गया। तो अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझते हैं। बताना बच्चों ये चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोगों ने 2 ब्लॉक लिया, तो इस पॉइंट पे पूछा गया, तो इस पॉइंट पे रिएक्शन कितना आया, इसके ऊपर वाले जितने ब्लॉक हैं उनका मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि G था। अगर P पे पूछा जाएगा तो P के ऊपर वाले जितने मासेस हैं M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, देखो इसके ऊपर कितना वेट आ रहा है, इन तीनों का वेट आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी होगी, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, देखो यहीं पर तो आ रहा है M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। अब यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या लिखने जा रहा हूँ, जनरल स्टेटमेंट। मैं बढ़िया राइटिंग में लिखता हूँ, जनरल स्टेटमेंट कौन से केस में, जब ब्लॉक्स वर्टिकली पाइल्ड अप हैं, इसको बच्चों लिख लेना, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट P, ये ऐसे मैं लिखता हूं, नॉर्मल रिएक्शन, या नॉर्मल रिएक्शन मतलब को कांटेक्ट फोर्स लिखो, कांटेक्ट फोर्स एट P
एट पी, इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ मास, मास अबव पी। क्या मतलब है कि पी पॉइंट के ऊपर जितने मास हैं उनका सबका समेशन इनटू ब्रैकेट इनटू जी इफेक्टिव। कहोगे सर ये सब क्या लिख दिया, बच्चों अभी समझ में आ जाएगा। जी इफेक्टिव क्या है, अभी तो हम लोगों ने रेस्ट में मान लिया ना कि पूरी असेंबली बस रेस्ट में है जितनी ब्लॉक। अगर मान लो पूरी असेंबली को ऐसे उठा के ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए, तो जब ऊपर ले जाते थे तो याद करो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होता था, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ जी इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, जी इफेक्टिव होगा जी प्लस ए इफ bodies are accelerating upwards, ठीक है। और इसकी वैल्यू होगी g माइनस ए इफ एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, मतलब जब ऊपर एक्सेलरेट कर रही हूँ तो जी प्लस है, भाई वेट ज़्यादा लगने लगेगा। याद करो वेट वाला हम लोगों ने लिफ्ट वाला जब केस पढ़ा था। और जब नीचे जा रही होंगी तो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स जब होंगी तो वेट कम लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अब ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि भैया अगर किसी पॉइंट पी पर आपको कांटेक्ट फोर्स पता करनी है तो उसके ऊपर जितने मासेस हैं उनका सबका समेशन ऑफ मासेस अबव पी। तो यहां पर देखो m1 प्लस m2 प्लस m3 है कि नहीं है, इसके ऊपर कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3, वही यहां पर लिखा हुआ इनटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या है कि अगर बॉडीज एक्सेलरेट हो रही हैं तो जी प्लस ए होगा ऊपर की तरफ अगर जा रही है, और नीचे की तरफ जा रही है तो जी माइनस ए होगा। और इसकी वैल्यू जी कब होगी, जी ये तो लिखना ही भूल गए, जब रेस्ट पे होगा। क्या होगा, रेस्ट पे। तो अभी तो केसेस रेस्ट का था इसलिए जी की वैल्यू। तो ऐसे कभी बच्चों क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कैसा आ जाए कि मान लो एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है और उसमें दो ब्लॉक रख दिए हैं, इस तरीके से दो ब्लॉक रख दिए, और यहाँ कह रहा है कि इस पॉइंट पी पर ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है। अब ये कह रहा है इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और कह दे पॉइंट पी पर हमें क्या बताओ, नॉर्मल रिएक्शन बताओ। तो पॉइंट पी पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, मासेस अबव पी। तो m1 ही तो है, सिर्फ m1 इंटू जी इफेक्टिव अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ये हो जाएगा g प्लस ए। यही बच्चों आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। देखा, इंटरेस्टिंग है, मजा आया कि नहीं। तो ये तीन केसेस याद रखना, ऊपर जा रही है एक्सेलरेटर जी प्लस है, नीचे जा रही है जी माइनस है, और अगर रेस्ट में है तो जी हो गई, ठीक है। मजा आया। तो बच्चों देखो हम लोगों ने कांटेक्ट में जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई बॉडी होती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों पढ़ते रहो, मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि हम लोगों को अब क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।